वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। आज हम डिस्कस करेंगे मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो की खास बात ये रहेगी कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। जिनका भी अपकमिंग आने वाले टाइम में CHO ANM स्टाफ नर्स GNM का पेपर होता है, उन सभी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। जनरल नॉलेज के लिए आप मेरा सेकंड चैनल है उसको भी प्रेफर कर सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर हम टोटल 30+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे विथ रीजनल के। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सिम्टम ऑफ फॉल्स लेबर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फॉल्स लेबर के गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण सभी हैं, सिम्टम सभी हैं, बट किसी एक को छोड़कर। तो हमने 2 टाइप्स के लेबर पेन पढ़े हैं, एक फॉल्स और एक फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन को हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, हमने इसलिए बता दिया है यहाँ पर फॉल्स लेबर को। कभी कभी आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन में है यहाँ पर इंटरवल्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन रिमेन लॉन्गर, हेड रिमेन फ्री, एम्प्टिंग ऑफ बाउल में लीड टू रिलीफ, एंड पेन अकर्स एट रेगुलर इंटरवल। तो यहाँ पर फॉल्स लेबर पेन के गलत प्रसव पीड़ा के सभी लक्षण हैं। तो इंटरवल बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन रिमेन लॉन्गर, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे उनके बीच का अंतराल है, ड्यूरेशन है, वो क्या होगा, लंबा रहेगा। तो ये फॉल्स लेबर पेन में ऐसा ही होता है। जो ट्रू लेबर पेन होता है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो लॉन्गर टाइम के लिए, जो ड्यूरेशन होता है बीच का, वो इंटरवल होता है, वो ज़्यादा नहीं होता। हेड रिमेन फ्री, एम्प्टिंग ऑफ बाउल में लीड टू रिलीफ, जब भी आप अंत खाली मतलब कि मोशन पास कर लेते हैं उसके बाद आपको है जो रिलीफ फील करेंगे, तो ये केस में होगा फॉल्स लेबर में। बट जो ट्रू लेबर पेन होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। बट जो ट्रू लेबर पेन का यहाँ पर साइन है वो क्या है, पेन अकर्स एट रेगुलर इंटरवल। तो जो ट्रू लेबर पेन में लेबर पेन होता है, दर्द होता है, प्रसव पीड़ा होती है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, दर्द आता है, वो कैसा होता है, रेगुलर होता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, डी, पेन अकर्स एट रेगुलर इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कॉज ऑफ पेन इन लेबर इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। तो लेबर पेन के कारण सभी हैं, प्रसव पीड़ा में पीड़ा के कारण निम्नलिखित में से सभी कारण हैं, बट किसी एक को छोड़कर, एक्सेप्ट। ऑप्शन में मायोमेट्रियल इस्चीमिया ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, इनएफिशिएंट सेडेशन, सर्वाइकल स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग डायलिटेशन, पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग ओवर द फंडस। तो लेबर पेन के कारण सभी हैं, द कॉज ऑफ पेन इन द लेबर। तो इन सभी फैक्टर्स के कारण, सभी कारणों से क्या होगा, लेबर पेन होगा, बट किसी एक को छोड़कर। तो वो होगा इनएफिशिएंट सेडेशन, सेडेशन के कारण क्या होगा, पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट बताना था कि कौन सा कारण है जिसके कारण पेन नहीं होगा, तो वो होगा इनएफिशिएंट सेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिसअपियरेंस ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर इज कॉल्ड। प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के गायब होने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में डायलिटेशन, राइपनिंग, इफास्टमेंट और लेटिंग डाउन। तो ये सभी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर की जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर के पॉइंट हैं। तो यहाँ पर डिसअपियरेंस ऑफ सर्विक्स, लेबर के टाइम पर सर्विक्स क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो ये कहलाता है इफास्टमेंट। इफास्टमेंट का मतलब है द सर्विक्स स्ट्रेच एंड गेट थिनर। तो सर्विक्स क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होगी और थिनर होगी। डायलिटेशन का मतलब है कि सर्विक्स पूरे तरीके से ओपन होगी, और लेबर में क्या होता है, डिसअपियरेंस ऑफ सर्विक्स देखने को मिलेगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, इफास्टमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर in which cervical dilatation and descent of fat is plotted against time is called। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा प्रसव पीड़ा की प्रगति की आलेखी प्रस्तुति, जिसमें ग्रीवा फैला और भ्रूण के सिर के अवरोहण को समय के सामने आलेखित किया जाता है। सॉरी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि लेबर में क्या बताता है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर को चेक करने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या होगा, सर्वाइकल डायलिटेशन
और हेड है जो किस पोजीशन में है उसको चेकआउट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए एक जो टेस्ट किया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, पार्टोग्राम, वाइटल ग्राफ या फिर लेवर ग्राफ। तो ये कहलाता है पार्टोग्राम। पार्टोग्राम में क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो होता है जिसमें प्रोग्रेस ऑफ लेबर की सर्विक्स डायलेटेशन कितना हो रहा है, जो फीटस का हेड है वो डिसेंट है या नहीं, ये सभी चीज़ें चेक की जाती हैं किसमें? पार्टोग्राम में। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, पार्टोग्राम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग एक्टिव फेज ऑफ लेबर हेड इज डिलीवर्ड बाय। तो प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर द्वारा प्रसूत किया जाता है। तो एक्टिव फेज में जो हेड है डिलीवर किया जाता है, तो एक्टिव फेज ऑफ लेबर में जो हेड डिलीवर किया जाता है किस तरीके से होता है? ऑप्शन है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन या फिर नन ऑफ दीज। तो एक्टिव फेज ऑफ लेबर में जो हेड डिलीवर्ड होता है एक्सटेंशन वे में। यहाँ पर आंसर होगा बी, एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड यूजिंग। तो ईडीडी का जो फॉर्मूला है यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है कि डिलीवरी की अनुमानित तारीख का उपयोग करने की गणना की जाती है। कौन सा मेथड है जो यूज़ की जाएगी ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए? ऑप्शन में मैकडोनल्ड रूल, नेगलेस रूल, रूल ऑफ 9 या फिर डाउन्स फॉर्मूला। तो नेगलेस रूल है जो यूज़ किया जाता है, नेगलेस फॉर्मूला है जो यूज़ किया जाता है ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डेज माइनस 3 मंथ प्लस 1 ईयर, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब कि आपके एलएमपी का पहला दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। तो यहाँ पर यदि आप माइनस 3 मंथ भी नहीं लगाएंगे, प्लस 1 ईयर का 9 मंथ कर देंगे, तो इस तरीके से भी आप ईडीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ईडीडी कैलकुलेट आपको करना आना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको एलएमपी दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप ईडीडी कैलकुलेट कीजिए। तो ईडीडी कैलकुलेट करने की बेस्ट मेथड है लास्ट डे ऑफ, जो फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब कि एलएमपी का फर्स्ट दिन प्लस 7 दिन उसमें आपको ऐड करना है और प्लस 9 डेज। इस तरीके से आप ईडीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द नोजिया एंड द वॉमिटिंग विच जनरली स्टार्ट्स अराउंड 4 to 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज। मतली और उल्टी जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है? नोजिया और वॉमिटिंग जनरली जो प्रेगनेंसी में स्टार्ट होती है चौथे से 6वें वीक के बीच में, 4 to 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, गैलेक्टोपोइसिस और अर्ली सिम्टम्स। तो एमनोरिया का मतलब तो होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर जो 4 to 6 वीक में नोजिया वॉमिटिंग होता है प्रेगनेंसी में, इसको क्या कहा जाता है? कहलाता है मॉर्निंग सिकनेस। और यदि आपको क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी में ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो क्या कहलाता है? कहलाता है हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। तो आपको ये दोनों टर्म याद रखने हैं। मॉर्निंग सिकनेस में ओनली नोजिया वॉमिटिंग होगा, फील होगा, वॉमिटिंग होगी भी, बट जो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम है इसमें सीवियर वॉमिटिंग होगी, नोजिया होगा, मॉर्निंग सिकनेस होगी, सभी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड। माता द्वारा महसूस की जाती भ्रूण की प्रथम हलचल को क्या कहा जाता है? फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो मदर फील करती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है लाइटनिंग, क्विकनिंग, प्लाज्मा या फिर लाइनर नियाग्रा। लाइटनिंग का मतलब तो होता है वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। जो डिलीवरी के कुछ टाइम पहले क्या होता है, जो बेबी है हेड डाउन पोजीशन में रहे तो क्या आ जाता है, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? लाइटनिंग और वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। क्विकनिंग का मतलब है फर्स्ट फीटल मूवमेंट है जो प्रेग्नेंट लेडी के द्वारा जो उसके बेबी का पहला मूवमेंट है वो फील किया जाता है, वो क्या कहलाता है? क्विकनिंग। कोलाज्मा को क्या कहा जाता है? प्रेगनेंसी मास्क। जो फेस पर दोनों चीक्स, चिन, नोज और अपर हेड पर क्या होते हैं, कुछ दाने दाने जैसे साइन हो जाते हैं, वो जिसको हम प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं, तो क्या कहलाता है? कोलाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द नॉर्मल रेंज ऑफ फीटल हार्ट रेट इन द यूट्रो इज। तो गर्भाशय में, यूट्रस में भ्रूण की हृदय गति की सामान्य सीमा क्या है? नॉर्मल रेंज क्या है फीटल हार्ट रेट की
इसमें यूट्रस में, बाहर नहीं आया है, यूट्रस में ही पूछा है फीटल हार्ट रेट कितनी रहेगी। ऑप्शन है 80 से 120 बीट पर मिनट, 100 से 120, 120 से 160 और 180 से 200 बीट पर मिनट। तो नॉर्मल रेंज होती है फीटल हार्ट रेट की यूट्रस में, वो कितनी होती है 120 से 160 बीट पर मिनट। हियर इज द राइट आंसर इज सी, 120 to 160 बीट पर मिनट। इट्स अ नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इन यूट्रस, और इवन बाहर भी आता है बेबी तब भी उसकी हार्ट रेट है जो इसी में रखी जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, अ वुमन हु हैज डिलीवर्ड वंस अ फीटस हु रीच द स्टेज ऑफ वायबिलिटी इज कॉल्ड। तो एक ऐसी महिला जिसने क्या किया हो, एक लाइव फीटस को डिलीवर किया हो और जो स्टेज ऑफ वायबिलिटी तक पहुंच गई हो, क्या कहलाएगी। ऑप्शन में ग्रेविडा, पेराइटी, नलीपेरा या फिर प्रीमीपेरा। तो ग्रेविडा का मतलब है कि प्रेग्नेंट हुई है, बट यहाँ पर कहा है कि वायबिलिटी स्टेज तक भी पहुंच गई और एक ऑलरेडी एक फीटस को डिलीवर कर चुकी है, तो क्या कहलाएगा प्रीमीपेरा। नलीपेरा का मतलब है एक भी बार प्रेग्नेंट ही ना हुई हो, ना बेबी को डिलीवर किया हो। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, प्राइमीपेरा। नेक्स्ट इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन अर्ली प्रेगनेंसी इज। प्रारंभिक गर्भावस्था में निर्धारित किया गया पोषण सप्लीमेंट्स क्या हैं। ऑप्शन में है विटामिन ए, कैल्शियम, प्रोटीन एंड फॉलिक एसिड। तो ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर होगा डी, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब किया जाता है अर्ली प्रेगनेंसी में, बिफोर कॉन्सेप्शन या फिर जैसे ही कॉन्सेप्शन होता है तो फॉलिक एसिड सबसे पहले प्रेफर किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि मदर में फॉलिक एसिड की कमी रहेगी तो बेबी को जो कंजेनाइटल एनोमली है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी है, जो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की कमी के कारण क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी की कंडीशन। तो आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, वो फॉलिक एसिड। क्यों किया जाता है? क्योंकि बेबी को किससे बचाना है, जो एनटीडी की कंडीशन है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाना है। मदर को किससे, एनीमिया की कंडीशन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट इज द कलर ऑफ लोचिया रूब्रा इज। लोचिया रूब्रा का कलर क्या रहेगा। ऑप्शन में ब्राउन, रेड, येलो एंड वाइट। तो लोचिया क्या है, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, उसको एक टर्म दिया गया है, तो क्या है, लोचिया। फिर अलग अलग टाइम है, जो अलग अलग डेज के हिसाब से इसको डिसाइड किया गया कि फर्स्ट में क्या होगा, देन सेकेंड। 3 टाइप का लोचिया होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि लोचिया रूब्रा का जो कलर है वो क्या होगा। लोचिया रूब्रा का जो कलर होगा वो कैसा होगा, रेड कलर का। और जो अदर है तो रूब्रा क्या होगा, डार्क रेड कलर का। और ये कब तक रहता है, इट लास्ट फ्रॉम 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिन तक। सिरोसा है जो पिंकिश ब्राउन कलर का होगा, 4 to 10 डेज। और एल्बा है कैसे होगा, वाइटिश येलो, जो कि 10 से 28वें दिन तक की ब्लीडिंग होगी, जो वो किस तरीके की होगी, वाइटिश येलो कलर की, इसको लोचिया एल्बा कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी वीक्स पोस्ट डिलीवरी इज कॉल्ड परपीरियम पीरियड। कितने सप्ताह बाद प्रसव को प्रसवोत्तर काल अवधि कहा जाता है। परपीरियम पीरियड है जो डिलीवरी के कितने वीक के बाद तक को कहा जाता है। ऑप्शन में 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक या फिर 10 वीक, 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक और 10 वीक। तो पोस्ट डिलीवरी के बाद जो परपीरियम पीरियड कहलाता है वो कितने वीक का होता है, 6 वीक का, 6 हफ्तों के बाद तक का 6 वीक तक का पीरियड क्या कहलाता है, परपीरियम पीरियड और प्रसवोत्तर काल अवधि। नेक्स्ट इज द थिन सीरस फ्लूइड सीक्रेटेड फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यूरिंग द 24 to 48 आवर ऑफ फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। डिलीवरी के बाद 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से निकलने वाले पतले सीरस द्रव को क्या कहा जाता है। द थिन सीरस फ्लूइड सेक्रेटेड फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग द 24 to 48 आवर फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाएगा। ऑप्शन में फोर मिल्क, हिंड मिल्क, कोलेस्ट्रम या फिर मैच्योर मिल्क। तो ब्रेस्ट से जो 24 से 48 घंटे के जो डिलीवरी के टाइम तक जो निकलता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोलेस्ट्रम, जो कि येलो और थिक कलर का ब्रेस्ट मिल्क होता है, क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम। तो यहाँ पर फोर मिल्क जो हिंड मिल्क है इनको भी बताया गया है। तो फोर मिल्क क्या है, व्हेन और बेबी स्टार्ट्स द फीडिंग, जब बेबी फीड स्टार्ट करता है तो जो ब्रेस्ट मिल्क निकलता है उसको क्या कहा जाता है, फोर मिल्क। हिंड मिल्क का मतलब है जब बेबी क्या करेगा,
अपने फीडिंग को एंड करेगा तो क्या कहलाएगा, हिंड मिल्क। यहाँ पर आपको ये दोनों याद रखने हैं। ये देखिए यहाँ पर कोलेस्ट्रम क्या है, द परफेक्ट फर्स्ट फूड, द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ फीडिंग में ओनली बी इन स्मॉल अमाउंट, बट कोलेस्ट्रम इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीबॉडीज टू कीप योर बेबी हेल्दी। तो फर्स्ट जो मिल्क सीक्रेट होता है वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम। देन फोर मिल्क क्या है, व्हेन मैच्योर मिल्क कम्स इन द, दिस इज द ब्रेस्ट मिल्क दैट इज फर्स्ट रिलीज्ड इट। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, फोर मिल्क, एंड देन मैच्योर मिल्क होकर क्या बनाएगा, हिंड मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कैन बी यूज्ड फॉर सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन। निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग स्तनपान दमन कराने में किया जाता है। यदि कोई मदर चाहती है कि वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहती है, कौन सी मेडिसिन यूज़ करेगी, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, ब्रेस्ट मिल्क बनेगा, बट फीड नहीं कराना चाहेगी, उसको सप्रेस करना है ब्रेस्ट मिल्क के लिए, कौन सी मेडिसिन यूज़ करेगी। ऑप्शन में है इंजेक्शन मिथार्जिन, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, टैबलेट कैब्रिगोलिन और टैबलेट प्रोजेस्ट्रॉन। तो जो बेसिकली मेडिसिन यूज़ की जाती है ब्रेस्ट मिल्क को सप्रेस करने के लिए, लैक्टेशन सप्रेस करने के लिए, वो क्या है, टैबलेट कैब्रिगोलिन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग द बेबी विथ द मदर इन द कॉट इज कॉल्ड। खाट में माता के साथ बच्चे को रखने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में केयरिंग, कंगारू मदर केयर जिसको हम KMC कहते हैं, रूमिंग इन और न्यूनेटल केयर। तो बेबी और मदर को साथ में रखे जाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, वो कहलाती है रूमिंग इन। नेक्स्ट इज द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन मेकोनियम स्टैंड लिक्वर इज। मेकोनियम यदि एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो कैसा होगा। ऑप्शन है ग्रीनिश, वाटरी, वाइट या फिर रेडिश। तो जो यदि मेकोनियम प्रेजेंट है बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है उसको हम क्या कहते हैं, मेकोनियम। तो एमनियोटिक फ्लूइड में यदि मेकोनियम होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा, तो होगा ग्रीनिश कलर का। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी कंपोनेंट हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो एक्सपेल्ड आउट होता है। तो प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन के घटकों में सभी शामिल हैं किसी एक के। तो थर्ड जो स्टेज ऑफ लेबर है तो इसके एक्टिव मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी, और जो मैनेजमेंट है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, पोस्टमार्टम ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो भी प्रोसेस करी जाएंगी किसमें आएंगी, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में एक्टिव मैनेजमेंट के सभी कंपोनेंट हैं एक को छोड़कर। ऑप्शन में यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, यूट्राइन मसाज, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड रूमिंग इन। तो यहाँ पर रूमिंग इन है जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का पार्ट नहीं है, बाकी ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाएगी, यूट्राइन मसाज की जाएगी और प्लेसेंटा की डिलीवरी भी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग लेबर इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। प्रसव पीड़ा में निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीटोसिन को अंतःशिरा रूप से प्रशासित किया जाना है। ऑप्शन में बोलस, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, फास्ट पुश या फिर इंट्रामस्कुलर। ऑक्सीटोसिन को इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के थ्रू क्या किया जाना है, एडमिनिस्टर किया जाएगा। नेक्स्ट इज इफ द प्लेसेंटा इज नॉट डिलीवर्ड विद इन 30 मिनट ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी इट इज कॉल्ड। यदि प्लेसेंटा डिलीवरी से लेके 30 मिनट तक बाहर नहीं आता है, डिलीवर नहीं होता है, तब क्या टर्म यूज किया जाएगा। ऑप्शन में प्लेसेंटा प्रीविया, पोस्टमार्टम हेमरेज, रिटेंड प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटल इस्चेमिया। तो बेबी डिलीवर होने के बाद यदि प्लेसेंटा 30 मिनट तक, विदिन 30 मिनट तक बाहर नहीं आता है, डिलीवर नहीं होता है, क्या टर्म यूज किया जाएगा, रिटेंड प्लेसेंटा। यहाँ पर आंसर होगा सी, रिटेंड प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, इफ द प्लेसेंटा इज नॉट डिलीवर्ड विदिन 30 मिनट ऑफ डिलीवरी देन इट कैन बी रिमूव्ड बाय। तो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा कि रिटेंड प्लेसेंटा की कंडीशन में क्या होगा, प्लेसेंटा है जो 30 मिनट तक बेबी डिलीवर होने के बाद बाहर नहीं आता है तो क्या कहलाएगा, रिटेंड प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 21 में है यदि प्लेसेंटा 30 मिनट तक डिलीवर नहीं होता है आफ्टर बेबी के डिलीवर होने के बाद, तो हम कौन सी मेथड से प्लेसेंटा को बाहर निकालेंगे, रिमूव करेंगे। हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चन है
यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर प्लेसेंटा को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसे निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा हटाया जाएगा, किस मेथड से है इसको हम रिमूव करेंगे। ऑप्शन में बाय कंट्रोल ट्रैक्शन, मैनुअल मेथड, सर्जरी या फिर डी नन ऑफ दी अबव। यदि विदिन 30 आफ्टर डिलीवरी बेबी डिलीवर होने के 30 मिनट तक प्लेसेंटा डिलीवर नहीं होता है तो हम बाय मैनुअल मेथड बाय हैंड क्या करेंगे, प्लेसेंटा को बाहर निकालेंगे। तो आंसर होगा यहाँ पर बी, मैनुअल मेथड। नेक्स्ट इज एपिजियोटॉमी हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग। तो एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी है जो कब परफॉर्म की जाती है। ऑप्शन में ऑनसेट ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर या फिर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो एपिजियोटॉमी क्यों की जाती है, यदि बेबी के हेड की साइज ज़्यादा है तो यहाँ वेजाइना एनस के बीच में कट लगाया जाता है। तो प्रोसेस क्या कहलाती है, एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी। तो यहाँ पर कब की जाती है, किया जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, जब बेबी एक्सपेल आउट होने वाला हो। यदि उसका हेड है जो वेजाइना में फंस रहा है तो उसको बाहर निकालने के लिए कट लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एपिजियोटॉमी। और कब किया जाता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट इज द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न इन इंडिया इज। भारत में नवजात शिशु का सामान्य वजन क्या है। जन्म के समय एट द बर्थ इंडियन न्यूबॉर्न बेबी का वेट कितना होता है। तो ये क्वेश्चन सभी को पता है, ये होता है 2.5 to 3.5 kg, 2.5 किलो से 3.5 किलो तक वजन होता है किसका, इंडियन जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं एट द बर्थ नॉर्मल वेट कितना होता है, 2.5 to 3.5 kg। नेक्स्ट इज वाइपिंग ऑफ द एमनियोटिक एंड मेकिंग द बेबी ड्राई प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम द इन्फेंट्स हेड। हीट लॉस इन द फर्स्ट हाफ आवर इज लार्जली ड्यू टू विच ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एमनियोटिक फ्लूइड को पहुँचने से और शिशु को शुष्क करने से, मतलब कि ड्राई करने से, नवजात में हीट लॉस को रोका जाता है। क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एमनियोटिक फ्लूइड के किसके कारण होगा। तो एमनियोटिक फ्लूइड को है जो बेबी जैसे ही बाहर आता है तो बेबी को ड्राई किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि हीट लॉस को हम प्रिवेंट कर सकें। तो फर्स्ट हाफ एन आवर में, आधे घंटे के अंदर है जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किसके कारण हीट लॉस हो सकता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड में एवापोरेशन की प्रोसेस के कारण, बाष्पीकरण की प्रोसेस के कारण क्या होगा, हीट लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, एवापोरेशन। नेक्स्ट इज व्हेन शुड ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड। स्तनपान कब शुरू करना चाहिए। ऑप्शन में है 24 आवर आफ्टर बर्थ, मतलब कि जन्म के 24 घंटे बाद, 12 आवर आफ्टर बर्थ, 1 आवर आफ्टर बर्थ या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो बेसिकली टाइम होता है तो वो होता है आफ्टर 30 मिनट ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी होने के 30 मिनट बाद है जो ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए बेबी को। बट बेस्ड ऑन ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी, 1 आवर आफ्टर द बर्थ। बेबी के डिलीवर होने के जन्म के 1 घंटे बाद है जो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। यदि ऑप्शन में 30 मिनट होता है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द ऑक्सीजन प्रेशर ऑफ आर्टेरियल ब्लड। तो आर्टेरियल ब्लड का जो ऑक्सीजन का प्रेशर है आर्टेरियल ब्लड में कितना होगा, धमनी रक्त का ऑक्सीजन दबाव कितना होना चाहिए। ऑप्शन में 30 to 60 mm ऑफ Hg, 90 to 120 mm ऑफ Hg, 120 to 150 mm ऑफ Hg या फिर 60 to 90 mm ऑफ Hg। तो जो आर्टेरियल जो ऑक्सीजन प्रेशर होता है आर्टेरियल ब्लड का वो होता है 75 से 100 mm ऑफ Hg, 75 to 100 mm ऑफ Hg। बेस्ड ऑन ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा 60 to 90 mm ऑफ Hg। यहाँ पर आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। न्यूबॉर्न बेबी इज डिलीवर्ड एंड हैज़ अ विजिबल सीक्रेशन, द मेथड ऑफ सक्शन टू बी फॉलोड। तो एक बेबी डिलीवर हुआ है और उसमें विजिबल सीक्रेशन देखने को मिल रहा है आपको, तो आप कौन सी मेथड से है जो सक्शनिंग करवाएंगे। नवजात शिशु को प्रसव कराया जाता है और एक विजिबल दृश्य सीक्रेशन है जो देखने को मिलेगा, तो सक्शन की कौन सी विधि का पालन किया जाएगा। ऑप्शन में नोज फर्स्ट देन माउथ, माउथ फर्स्ट एंड देन नोज, डीप इनसाइड माउथ अप टू लैरिंग्स, होल्ड बेबी अपसाइड डाउन एंड क्लीन। यदि बेबी में विजिबल सीक्रेशन हो रहा है न्यूबॉर्न बेबी में डिलीवरी होने के बाद, तो आप जो बेस्ट मेथड यूज़ की जाएगी कि सबसे पहले सक्शनिंग कहाँ की करवाएंगे। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, यदि बेबी डिलीवर हुआ है तो सबसे पहले आप सक्शनिंग किस वे में करेंगे, नाक की करेंगे कि पहले मुंह की करेंगे, मुंह की करेंगे कि नाक की करेंगे।
तो सबसे पहले जो बेस्ट मेथड यूज़ की जाएगी सक्सनिंग के लिए वो होगी फर्स्ट माउथ एंड देन नोज। सबसे पहले आपको माउथ सक्सनिंग करवानी एंड देन नोज की। ऐसा क्यों? ताकि एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या हो सके, एस्पिरेट ना हो पाए, इसलिए सबसे पहले माउथ में सक्सनिंग करानी है एंड देन आफ्टर नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट चीजी मटेरियल ऑन द स्किन ऑफ न्यूबॉर्न प्रेजेंट एट बर्थ इज कॉल्ड। तो व्हाइट कलर का जो चीजी मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूबॉर्न बेबी की स्किन पर, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है लेन्यूगो, वर्निक सेजोसा, एमनियोटिक फ्लूइड और ब्राउन फैट। हिंदी में क्वेश्चन है, जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर कौन सी चीज़ होती है? जो चीजी कलर का, जो व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस बना रहता है जो बेबी की पूरी स्किन पर, उसको क्या कहते हैं? तो कहलाता है वर्निक सेजोसा। लेनियो क्या है? फाइन सॉफ्ट हेयर स्पेशली दैट विच कवर्स द बॉडी एंड लिम्स ऑफ ह्यूमन फीटस। तो बेबी में ह्यूमन फीटस पर जो बिल्कुल फाइन और जो सॉफ्ट हेयर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लेनियो कहते हैं। और इनका जो काम क्या होता है, वर्निक सेजोसा है उससे उसको अच्छे से बेबी के स्किन पर चिपका के रखना। यहाँ पर आंसर होगा कि जो व्हाइट चीजी मटेरियल है बेबी की स्किन पर एट द बर्थ वो क्या कहलाएगा? वर्निक सेजोसा। लेनिगो क्या है? फाइन सॉफ्ट हेयर है जो कि बेबी के पूरी बॉडी को कवर करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैग साइन इज इंडिकेटर ऑफ विच डिसीज। तो फ्लैग साइन है किस डिसीज के इंडिकेटर है? ऑप्शन में क्वासियोरकर, मरासमस, रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया। तो फ्लैग साइन है जो ये किसमें देखने को मिलते हैं? प्रोटीन की कमी के होने के कारण क्वासियोरकर में। तो इसमें क्या होता है, जो बालों का कलर होता है, जिन भी बच्चों को क्वासियोरकर की कंडीशन होती है तो उनमें बालों का कलर क्या होता है? वाइट कलर का, और जो बाल कैसे खड़े खड़े से रहते हैं तो क्या कहलाता है? फ्लैग साइन। लास्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टेज डज द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द गर्ल्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन इन द बॉयज। लड़कियों में मासिक धर्म और लड़कों में शुक्राणु जनन मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस किस चरण में शुरू होता है? ऑप्शन है लेट एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस, अर्ली एडोलेसेंस या फिर लेट चाइल्डहुड। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स में और बॉयज में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, कब होती है? मिडिल एडोलेसेंस में। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, मिडिल एडोलेसेंस। आफ्टर 10 ईयर के बाद बॉयज में स्पर्म का बनना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो गर्ल्स के लिए पूछा है तो 12 to 14 ईयर्स की एज में है जो गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। बात करते हैं हम फेज की, तो अर्ली एडोलेसेंट होती है 11 से 14, मिडिल में 14 से 16, लेट 16 से 18। तो गाइज ये थे टोटल 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।